हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो भैया आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पे लेक्चर नंबर 2 पे आ चुके हैं। तो भैया अब हम लोग का धीमे धीमे चैप्टर बढ़ रहे हैं। धीमे धीमे हम लोग मूल कॉन्सेप्ट तैयार कर लिए, सॉल्यूशन तैयार कर लिए, टेम्परेचर काइनेटिक्स तैयार कर लिए। अब थर्मोडायनेमिक्स की बारी है भैया। तो भैया हमने पहला लेक्चर ले लिया। पहले लेक्चर में हमने काफ़ी बेसिक टर्म में बातें की, ठीक है। तो भैया हम लोग एक प्रॉब्लम हुई जो थर्मोडायनेमिक्स में पहला स्टार्टिंग में 18 मिनट जो था थोड़ी डिस्टरबेंस हुई। सर क्या डिस्टरबेंस हुई? वीडियो नहीं क्लियर थी ना, यही प्रॉब्लम हुआ। फिर 18 मिनट बाद जो था वो सारे वीडियो क्लियर थे, ठीक है। थोड़ी यही प्रॉब्लम हुई और ये थोड़ी हमने ध्यान नहीं दिया, इसकी वजह से थोड़ी गड़बड़ हुई। तो मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। और वो आफ्टर 18 मिनट बाय द वे क्लियर नहीं था, तो मैं इस वीडियो में ट्रबल कर लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सारी चीजें मैं ट्रबल कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सब चीजें मैं पुराना मतलब इसके पहले वाले लेक्चर में सारा चीज 10 मिनट के अंदर अंदर सारा चीज रिवीजन करवा दूंगा और इससे आगे आज हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है यार, ये सारी चीज एक्सक्यूज अच्छी बात नहीं है, ठीक है। 80 मिनट डिस्टरबेंस हुआ, लेकिन अब डिस्टरबेंस नहीं हो रहा, ये वीडियो में डिस्टरबेंस नहीं हो रहा। ये क्या, इसके आने वाले बाद इसके बाद कोई भी दिक्कत ऐसी नहीं होगी। बस वो थोड़ा आप 18 मिनट का थोड़ी डिस्टरबेंस हुई, बाकी सारे अच्छे थे, ठीक है। चलो अब हम आते हैं भैया, पहले हम थोड़ी वही पुरानी चीजें एक बार रिवीजन करवा देते हैं ना, ठीक है सर। रिवीजन करवा देते हैं पहले थर्मोडायनेमिक्स का भैया। अब जल्दी जल्दी अगर सुने भी हो जाए तो वो आप बताओ जी जरूर, इतना मुझे अगर पूरा भरोसा है। अगर आपने सुना भी हो जा तो आप बताओ जी जरूर। मान लो इमेज नहीं क्लियर था, मैं मान सकता हूँ, लेकिन अगर आप सुन रहे हो जो मेरी बातों तो आप जरूर बताओ जी, ठीक है। ठीक है सर। देखो थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली ये चैप्टर बात से चलता है। थर्मोडायनेमिक्स ये चैप्टर सर बात किससे चलता है? थर्मोडायनेमिक्स ये बेसिकली ये चैप्टर जो होता है बेसिकली ये बात करता है ये थर्मल चीजें, थर्मल मतलब हीट के बारे में बात करता है। थर्मल या कहो हीट के बारे में बात करता है थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली बातें करता है, वो हीट के बारे में बात करता है या थर्मल के प्रॉपर्टी में बात करता है, ठीक है। तो हम ये ले सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज या तुम ये छोड़ो, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विथ हीट और एक्सचेंज ऑफ हीट, या तुम बोलो फिजिबिलिटी, या तुम बोलो स्पॉन्टिटी। ये सारी चीजें इसी थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत बातें होती हैं। मेनली थर्मोडायनेमिक्स जो बातें करता है वो हीट के बारे में ही बातें करता है, या तुम कहो कि जो हीट एक्सचेंज होता है उसके बारे में बात होती है, या तुम कहो फिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं, या तुम कहो स्पॉन्सिटी के बारे में बात होती है। मतलब केमिस्ट्री डील करता है हीट कहो या तो हीट कहो या तो एक्सचेंज ऑफ हीट कहो। फिर मैंने 3 टर्म का नाम लिया था। एक टर्म का नाम था यूनिवर्स, यहाँ पे ये सारी चीजें चलती हैं तो उसे हम बोलेंगे यूनिवर्स। और दूसरा मैंने बोला सिस्टम, और फिर मैंने बोला सराउंडिंग, ठीक है। सिस्टम और सराउंडिंग का मैंने नाम लिया था, ठीक है। सिस्टम क्या होता है? जिसमें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। मैंने एग्जांपल भी दिया था कि भैया जैसे कि मान लो ये सिस्टम है, तो जाओ ये सिस्टम है, ठीक है। ये सिस्टम है। मान लो ये टी पैन है, मान लो ये टी बनाने वाला एक पैन है, ठीक है। उसकी वजह से जो ये वेपर्स निकल रही हैं, ये किसे अफेक्ट कर रही हैं? सर यहाँ पे अच्छा टी तो यहाँ बन रहा है, हाँ सर बन रहा है, उसकी वजह जो वेपर निकल रहे हैं ये अफेक्ट कर रही है सराउंडिंग को। मतलब सराउंडिंग हम उसे बोल सकते हैं जिसकी वजह से अफेक्ट होते हैं।
तो ये अफेक्ट होता है किसकी वजह से, जिस तारा से अफेक्ट होता है उसे हम बोलते हैं सराउंडिंग। मतलब सराउंडिंग क्या होता है, ये इसमें चाय बन रही है सर, इसकी वजह से वेपर निकल रहा है सर, और वेपर निकलेगा तो ये किसे इफेक्ट करेगा सर, सराउंडिंग में इफेक्ट करेगा। मतलब सराउंडिंग क्या होता है, जिसकी वजह से इफेक्ट होता है उसे हम बोलते हैं सराउंडिंग। सिस्टम किसे बोलते हैं, जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं उसे हम बोलते हैं सिस्टम। और इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये एक छोटा सा यूनिवर्स बन जाता है, ठीक है। यही 3 चीज की बातें थी। फिर उसके बाद हमने बात की थी सिस्टम कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि ओपन सिस्टम होता है। ओपन सिस्टम में क्या होता है, बेसिकली ओपन सिस्टम की बातें हुई थी, और दूसरा था क्लोज, तीसरा था आइसोलेटेड। 3 सिस्टम की बातें की थी, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम की बातें हुई थी, ठीक है, हाँ सर हुई थी। ओपन सिस्टम की बातें हुई थी। ओपन सिस्टम में क्या था, यहाँ पे मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज होते हैं। यहाँ पे दोनों एक्सचेंज होते हैं। लेकिन क्लोज सिस्टम में जो होता है, जो वो एनर्जी एक्सचेंज होता है, मास नहीं एक्सचेंज होता। मतलब मास नहीं होता है और एनर्जी एक्सचेंज होता है। लेकिन वहीं पे आइसोलेटेड की बात कर दी जाए, ना मास होता है ना एनर्जी होता है। ये दोनों चीजें एक्सचेंज नहीं होते हैं। मतलब आइसोलेटेड के केस में देखा जाए तो ना ही मास एक्सचेंज होता है ना ही एनर्जी एक्सचेंज होता है। देखो ओपन सिस्टम की बात कर दी जाए तो मास एनर्जी दोनों एक्सचेंज होते हैं। क्लोज सिस्टम की बात कर दी जाए तो मास नहीं एक्सचेंज होते हैं, वहीं एनर्जी एक्सचेंज होते हैं। लेकिन आइसोलेटेड की बात कर दी जाए, ना ही मास एक्सचेंज होता है ना ही एनर्जी एक्सचेंज होता है। मतलब दैट्स व्हाई मैं बोल सकता हूँ इसमें 3 सिस्टम आते हैं। ओपन सिस्टम जिसमें मास एनर्जी दोनों एक्सचेंज होता है, क्लोज में मास नहीं एक्सचेंज होता है, एनर्जी एक्सचेंज होता है। वहीं आइसोलेटेड की बात कर दी जाए तो यहाँ पे मास और एनर्जी कोई भी नहीं चेंज होता है, एक्सचेंज नहीं होता है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा होमोजीनियस और दूसरा होता है हेटेरोजीनियस। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन एक होता है होमोजीनियस सिस्टम, दूसरा होता है हेटेरोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है भैया, होमोजीनियस सिस्टम वो होता है जो थ्रू आउट एक ही फेज में रहे। मतलब अगर वो गैस है गैस में ही रहे, सॉलिड है सॉलिड में ही रहे। और वहीं हेट्रोजीनियस की बात कर दी जाए तो मोर देन वन फेज, मतलब एक से ज्यादा फेज हो। मान लो जो आइस है सॉलिड में है, लेकिन जब उसे बाहर ले आओ तो वो लिक्विड में बदल जाता है। मतलब अपना फेज चेंज कर ले रहा है। तो मतलब होमोजीनियस क्या होता है, जहां पे अपने पूरी लाइफ मतलब कहो जे जब तक उसका मतलब अपने फेज में ही हमेशा रहे, तब तुम बोलोगे होमोजीनियस। लेकिन भैया जो अपना फेज कन्वर्ट कर लेता है, मान लो एक आइस है सॉलिड है, वो वेपर्स में बदल जाता है। वेपर्स मतलब जब उसे हीट दो दे तो वो वेपर्स बनाने लगता है। मतलब वो अपना सॉलिड से गैस में बदलने का मतलब वो अपना स्टेट चेंज कर रहा है। स्टेट चेंज करने का मतलब फेज चेंज कर रहा। मतलब यहाँ पे क्या होता है, मोर देन वन फेज थ्रू आउट द लाइफ, होता है हेट्रोजीनियस में। लेकिन होमोजीनियस में क्या होता है, ओनली वन फेज। अगर वो सॉलिड में है तो सॉलिड में ही रहेगा, ओनली वन फेज में होता है, ठीक है, ओनली वन फेज में होता है। और हेट्रोजीनियस होता है वो मोर देन वन फेज होता है। फिर उसके बाद हम आते हैं सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाला होता है वॉल। मतलब मेरे कहने का मतलब ये तो भैया सराउंडिंग है, और ये जो है सिस्टम है, जहां पे ये टी बन रहा है ये तो सिस्टम है। हाँ सर, और सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाला कौन होता है, वॉल होता है। अब ये वॉल कितने प्रकार के होते हैं जरा ये देख लेते हैं। वॉल जो होते हैं वो तो मैंने बता दिया था, वॉल जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि एक होता है नॉन रिजिड, एक होता है पहले रिजिड में क्या होता है, ये कहीं भी मूवेबल नहीं होते। जैसे कि मैंने ये एग्जांपल दिया था, ये जो
इसमें टी है, लेकिन ये जो वॉल है, मतलब ये सराउंडिंग है, ये जो सराउंडिंग है इसमें चाय है, सराउंडिंग और चाय को सेपरेट करने वाला कौन है, ये वॉल है, ये वॉल है। मतलब भैया ये तुम इतना दबा दो, ये दब रहा है, नहीं दब रहा है, कंप्रेस कर रहे हैं, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है, तो मतलब ये क्या होता है, रिजिड है। ये वॉल कैसा है, रिजिड है, मतलब ये कंप्रेस नहीं हो रहा। वही बात कर दी जाए, वही बात कर दी जाए, मान लो एक ये है, एक ये है, मान लो ये भी, तो इसमें भी मान लो लेट इट सपोज, एक मिनट मान लो, यहाँ पे मान लो कोई भी चीज हो इसके अंदर, लेकिन जब इस वॉल को हम कंप्रेस कर रहे हैं तो क्या ये दब रहा है, हाँ सर दब रहा है, तो ये वॉल कैसा हुआ, ये नॉन रिजिड हुआ। मतलब भैया रिजिड का एग्जांपल क्या हो गया, या तुम मान लो बैलून फुलाते हो, हाँ सर, उसका जब हम उसके जो वॉल होते हैं उसे हम जब कंप्रेस करते हैं तो वो दबता है, क्यों, क्योंकि वो उसका वॉल जो होता है वो नॉन रिजिड होता है, नॉन रिजिड होता है। लेकिन रिजिड में ऐसा कुछ भी नहीं होता, रिजिड में नॉन मूवेबल होता है, ये नॉन मूवेबल होता है, ये कहीं भी मूव नहीं करता। और दूसरा क्या था, नॉन रिजिड, नॉन रिजिड में क्या होता है भैया, यहाँ पे जो वॉल होते हैं ये मूवेबल होते हैं, यहाँ पे जो वॉल होते हैं मूवेबल होते हैं। तीसरा कैसा होता है, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक में क्या होता है, हीट जीरो होता है, हीट जीरो होता है, हीट जीरो होता है, मतलब हीट एक्सचेंज जीरो होता है, हीट एक्सचेंज नहीं होता है एडियाबैटिक वॉल। दूसरा चौथा क्या आता है, डायथर्मिक, डायथर्मिक, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो होता है सारा चीज एक्सचेंज होता है, सारा चीज एक्सचेंज होता है, मतलब हीट और एनर्जी दोनों इसमें एक्सचेंज होते हैं, हीट और एनर्जी दोनों एक्सचेंज होते हैं, किसमें, डायथर्मिक में, ठीक है। वॉल मैंने बता दिया, थर्मोडायनेमिक्स बता दिया, सिस्टम बता दिया, सराउंडिंग बता दिया, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन में बता दिया, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ गए, फिर उसके बाद आ रहे प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम में दो आते हैं, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी आता है, एक एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी आता है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम जो है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक, भैया ये सारी चीज रिवीजन कर लीजिए इसलिए मैं तेजी में बता रहा हूं, पहली चीज मैं साफ साफ बोलूं, इंट्रिंसिक होता है, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक, ठीक है। इंट्रिंसिक जो होता है ये इंडिपेंडेंट मास होता है, मास इंडिपेंडेंट नेचर का होता है, मास इंडिपेंडेंट नेचर का होता है। वहीं पे एक्सट्रिंसिक की बात कर दी जाए तो ये मास डिपेंडेंट होते हैं, मास डिपेंडेंट होते हैं, मास डिपेंडेंट होते हैं, तो ये एडिटिव इन नेचर होते हैं, ये एडिटिव इन नेचर होते हैं, मतलब इन्हें ऐड किया जा सकता है, लेकिन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी तो नहीं ऐड किया जाता, नहीं किया जा सकता, तो ये नॉन एडिटिव इन नेचर होते हैं, नॉन एडिटिव इन नेचर के होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम ये दो प्रकार के होते हैं, एक इंट्रिंसिक होता है, एक एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में मास डिपेंडेंट होते हैं, मास पे डिपेंड करती है, और इसे हम ऐड भी कर सकते हैं, मतलब ये एडिटिव इन नेचर होता है। और दूसरी चीज इंट्रिंसिक होता है जो कि मास इंडिपेंडेंट होता है और जो कि हम ऐड नहीं कर सकते, मतलब ये नॉन एडिटिव इन नेचर होता है। ये सारी चीज मैंने जनरल सारी बेसिक बातें मैंने बता दिया था पहले वाले लेक्चर में, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आया था जिस पे तो भैया अब हम आ रहे थे हीट पे, ठीक है। तो कल हमने बात की थी हीट पे, हीट वही हम लोगों ने स्टार्ट किया था ना, ठीक है। हीट के बारे में काफी तो बातें चल रही थी और स्टार्ट किया था। अब हीट में अब आज का लेक्चर स्टार्ट होता है और धीमे धीमे से सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। तैयार हो जाओ। हीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, ठीक है, क्यू से। ये क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। हीट क्या होता है, बेसिकली ये एनर्जी होता है, एनर्जी होता है जो कि मूव करता है हायर से लोअर की तरफ एनर्जी फ्लो होती है, मतलब इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी दैट फ्लो हायर टू लोअर एनर्जी। मतलब ये तो भाई हर चीज जानते हो, क्यों हमें ठंड लगती है जब हम लोग हाथ सेकते हैं, तो क्यों वो हायर एनर्जी, जहां से हम लोग मान लो आग जल रही है वहां पे हम लोग सीखते हैं, तो वो हायर एनर्जी है, हायर से लोअर की तरफ मूव करता है, मतलब हीट एक टाइप का एनर्जी है जो कि मूव करता है हायर टू लोअर एनर्जी फ्लो करता है, ठीक है। यही चीज मैंने अगली बार मैंने मतलब इससे पहले वाला लेक्चर में ये सारी डेफिनेशन करवा चुका हूं,
तो वहां पे क्लियर था सारा चीज, ठीक है। अब हीट जो था वो दो प्रकार के होते हैं। हीट की यूनिट जो होती है वो जूल होती है, ठीक है, जूल होती है। हाँ सर, ये भी मुझे मालूम है। अब देखो जूल तो होती है, चलो ये सारी चीज बेसिक चीजें हैं। अब हीट जो होता है बेसिकली ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं लेटेंट हीट और दूसरा होता है हमारा सेंसिबल हीट। दूसरा होता है सेंसिबल हीट। अब देखो इन दोनों में हीट जो होता है, लेटेंट हीट जो होता है, ये इसमें कौन क्या नाम है, मतलब जो सेंसिबल हीट होता है इसमें स्टेट चेंज नहीं होता है, और यहाँ पे लेटेंट हीट में स्टेट चेंज होता है। मतलब लेटेंट हीट जो होता है ये फेज चेंज करता है, फेज कहो या स्टेट चेंज करता है, स्टेट चेंज करता है, स्टेट चेंज करता है। मतलब मेरे कहने का मतलब अगर कोई भी चीजें, कोई भी लिक्विड से गैस में जा रही है तो मतलब इसका फेज चेंज हो रहा है, इसका फेज चेंज हो रहा है। अगर लिक्विड से कोई चीज गैस में जा रही है तो इसका फेज चेंज हो रहा है। अगर मान लो कोई भी आइस है वाटर में चेंज हो रहा है, मतलब ये अपना फेज ही चेंज कर ले रहा है, अपना फेज चेंज कर ले रहा है, मतलब अपना स्टेट चेंज कर ले रहा है। लेकिन वहीं पे हम बात कर दी जाए सेंसिबल हीट की बात कर दी जाए भैया, ये अपना स्टेट नहीं चेंज करते। अगर ये विदाउट चेंज इन स्टेट, मतलब ये अपना स्टेट नहीं चेंज करते, विदाउट चेंज स्टेट, ये स्टेट नहीं चेंज करते। अगर ये लिक्विड में है तो ये लिक्विड में ही रहना चाहते हैं, अगर ये गैस में है तो गैस में ही रहना चाहते हैं। मतलब जब हमारा स्टेट नहीं चेंज होता है तब हम बोलते हैं सेंसिबल हीट, लेकिन वहीं पे जब हमारा स्टेट चेंज होने लगता है तब हम बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है भैया, ठीक है सर। अब ये बेसिक बातें थी। अब इसमें मैंने एक सबसे बहुत बड़ी बातें मैंने बताया था। पहले चीज ये जान लो, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, ठीक है। जब हम सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाते हैं तब हम बोलते हैं फ्यूजन, ठीक है। और वहीं पे लिक्विड से गैस की तरफ जाते हैं तब हम बोलते हैं वेपराइजेशन, ठीक है सर। अब उसके बाद हम आते हैं गैस से, जब हम आते हैं लिक्विड तब हम बोलते हैं क्या भैया, क्या बोलते हैं जल्दी बताओ, ठीक है, क्या बोलते हैं, सोचो 2 मिनट, मुझे भी बताओ। देखो लिक्विड से सॉलिड की कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है, भूल जा रहा हूं ना, कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। और जब हम लिक्विड से सॉलिड की तरफ आते हैं तो इसे बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। ये 4 फेज होते हैं। अब इन्हीं पे हीट जो होता है, पहले हम हीट जो होता है मैं बात बताता हूं। पहले हम लेटेंट हीट की बात करते हैं। लेटेंट हीट क्या होता है, जरा ये बात देखो। लेटेंट हीट जो होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, पहले लेटेंट हीट में पहला केस आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा, फ्यूजन का मतलब साहब ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे फ्यूजन की बात थी तब होंगी जब हम सॉलिड से लिक्विड में टर्न ओवर करेंगे। और इसका जनरल सा फार्मूला होता है क्यू एल इक्वल टू एम एल होता है, यम यल होता है, ठीक है। और ये यम यल कितना है, यल होता है फ्यूजन होता है ना, यम इंटू यल कितना होता है फ्यूजन, ठीक है, यल जो होता है फ्यूजन। अब देखो यहाँ पे बड़ी बात ये होती है भैया, जो इसकी यूनिट अगर जूल पर ग्राम में दिया रहे तो यहाँ पे मास जो होता है हम लोग ग्राम में लेते हैं, ठीक है। जो अगर ये इसकी यूनिट जूल पर ग्राम में दिया हो तो हम मास जो है वो कंसीडर करेंगे ग्राम में, सबसे बड़ी बात होती है। वहीं पे फिर हम बात कर दी जाए क्यू एल इक्वल टू यम यल फ्यूजन, ठीक है। वहीं पे अगर इसकी यूनिट जूल पर केजी दी रहे देन हम मास कंसीडर करेंगे केजी में, और वहीं पे अगर ये मोल में दिया रहे तो हम मोल में क्या बोलते हैं, जूल पर मोल, इसकी यूनिट जूल पर मोल में लेंगे तब यहाँ पे मोल आ जाएगा, ठीक है। तो भैया इतना ध्यान देना है, पेपर में जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया रहेगा वो किस यूनिट में दिया रहेगा वो ध्यान देना है।
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो दिया रहेगा वो जूल पर केजी में दिया रहेगा, देन आपको मास केजी में लेना है। वहीं पे अगर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जूल पर मोल में दिया रहे, देन आपको ये मोल तो लेके कंसीडर करना है। वहीं पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो जूल पर ग्राम में दिया रहे, तो देन आपको मास जो है वो ग्राम में लेना है। सबसे बड़ी बात, धीमी बात और अच्छी बात, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन का मतलब लिक्विड से गैस में चेंज होना, ठीक है। दूसरा था लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, वेपराइजेशन, ठीक है। अब वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है, जरा हम तो ये सारी चीज दोबारा पढ़ा रहे हैं बेसिकली, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब ये वेपराइजेशन होता है जिसे हम बोलते हैं QL इक्वल टू ML वेपराइजेशन। इसमें भी वही कंडीशन लगता है, वही कंडीशन लगता है जो अभी हमने बात करी थी पीछे, ठीक है, पीछे बात करते आ रहा हूँ, वही कंडीशन लगता है इसमें भी वही कंडीशन लगता है, ठीक है, ठीक है सर। यहाँ पे क्या लगता है, अगर ये जूल पर ग्राम में दिया रहे, देन मास जो है वो कंसीडर करना है ग्राम में। अगर ये जूल पर केजी में दिया रहे, देन आपको मास जो है कंसीडर करना है केजी में। अगर ये जूल पर मोल में दिया रहे, देन आपको मोल में कंसीडर करना रहेगा। तो भैया ये यूनिट का खेल है, यूनिट आपको देखना है, उस हिसाब से क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना है। अगर जूल पर ग्राम में दिया रहे तब मास आपको ग्राम में लेना है, अगर जूल पर केजी में दिया रहे तो आपको मास केजी में लेना है, और अगर जूल पर मोल में दिया रहे तो देन आपको मोल में लेना है। ये बेसिक बातें थी। अब उसके बाद हम आते हैं सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट को QS से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका ये जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा टी से, और यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो यहाँ पे QS इक्वल टू C डेल्टा टी आता है, QS इक्वल टू C डेल्टा टी आता है। ये चीज मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में सारी चीजें बता रखी हैं, ठीक है, C डेल्टा टी। अब यहाँ पे C जो होता है वो होता है हीट कैपेसिटी होता है, हीट कैपेसिटी होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये जो इसकी यूनिट होती है जूल पर ग्राम, जूल पर ग्राम इसकी यूनिट होती है, और यहाँ पे डेल्टा टी की यूनिट होती है, रुक जाओ मैं 1 मिनट रुक जाना, थोड़ा क्लियर रखूँ। हाँ, तो अब देखो थोड़ा वो क्लियर नहीं था ना, इस वजह से। हाँ, फिर जो सेंसिबल हीट मैंने बताया था ये QS से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमने बताया डेल्टा टी पे डायरेक्ट डिपेंडेंट करते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो C डेल्टा टी आता है। C जो होता है वो हीट कैपेसिटी होता है, हीट कैपेसिटी होता है, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, जो हीट होता है इसकी यूनिट तो जूल ही होती है, और यहाँ पे डेल्टा टी जो होता है वो केल्विन में रखते हैं, और यहीं पे C जो होता है जूल पर केल्विन इसकी यूनिट होती है, जूल पर केल्विन इसकी यूनिट होती है, ठीक है, जूल पर केल्विन। अब उसके बाद इसमें दूसरा कंडीशन आता है, पहला तो ये जनरल होता है, स्पेसिफिक हीट वाली होती है, ठीक है, सॉरी मैं क्या बोलूँ, सेंसिबल हीट, ये सेंसिबल हीट का जनरल केस होता है, ठीक है। दूसरा आता है स्पेसिफिक हीट, जो कि C से रिप्रेजेंट करते हैं ना, जिसकी वजह से यहाँ पे QS से होता है MC डेल्टा टी आता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, डेल्टा टी जो होता है इसकी यूनिट केल्विन होती है, और यहाँ पे C जो होता है वो होता है, भैया यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जूल केल्विन इनवर्स ग्राम इनवर्स। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर ये ग्राम इनवर्स में है यूनिट, अगर ये ग्राम इनवर्स में है यूनिट, देन आपको मास कंसीडर करना है ग्राम में, ठीक है, ठीक है सर। अब वहीं पे QS इक्वल टू MC डेल्टा टी हो जाता है, इसकी यूनिट तो केल्विन में होती है, जानते ही हो, और अगर ये C की यूनिट जूल केल्विन इनवर्स केजी इनवर्स मतलब किलोग्राम इनवर्स में दिया रहेगा, देन आपको मास जो है वो कंसीडर करना है केजी में। सबसे सिंपल बातें हैं, ठीक है। अब उसके बाद QS इक्वल टू, फिर ये ही दो केस बनता है, ठीक है। अब तीसरा आता है मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है, मोलर या तुम बोल सकते हो मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है,
यहाँ पे जो होता है QS इक्वल टू NC डेल्टा T, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो इसकी यूनिट होती है जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, देन आपको यहाँ पे जो यूनिट लेनी है मोल में लेनी है, ठीक है। और डेल्टा T जो होता है वो केल्विन में होता है, हर कोई जानता है, ठीक। तो ये हीट की बात है। अब सबसे बड़ी बात होती है बच्चों को यही नहीं मालूम होता है, एक बात ये जान लो, 1 कैलोरी इक्वल टू क्या होता है, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल होता है ना, 4.2 जूल होता है। ये जनरल बातें हैं, बहुत लोगों को नहीं मालूम होता है, ठीक है। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल होता है, ठीक है। सेंसिबल हीट मैंने सारी चीज बता दिया, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है जूल पर ग्राम में है, तो देन मास आपको ग्राम में लेना है। जूल पर तेजी में है, मास तेजी में लेना है। जूल पर मोल में है तो मोल में लेना है, ठीक है। उसी तरीके से वेपराइजेशन के केस में अगर जूल पर ग्राम में दिया हो तो ये ग्राम में मास लेना है। जूल पर तेजी दिया हो तो तेजी के रूप में लेना है। जूल पर मोल के रूप में दिया है तो मोल के रूप में लेना है, ठीक है। उसी तरह सेंसिबल हीट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है डेल्टा टी, और यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो ये सी आता है, जिसे हम सी बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, ठीक है। इसकी यूनिट जो होती है वो जूल पर केल्विन होती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये रहने वाली है कि स्पेसिफिक हीट की बात कर दी जाए तो यहाँ पे जूल पर केल्विन पर ग्राम इनवर्स आ जाए तो ये मास जो है ग्राम में रखना है। वहीं पे यहाँ पे जूल पर केल्विन केजी इनवर्स है तो मतलब मास तो केजी में कंसीडर करना। वहीं पे मोलर हीट कैपेसिटी क्या बोलता है, अगर ये यूनिट मोल इनवर्स है देन आपको मोल लेके चलना है। बेसिकली हीट यही था। अब मैं एक बेसिकली बात बता दूं, हीट अगर हम लोग से लॉस होती है, हीट लॉस बाय दी सिस्टम, हीट लॉस बाय दी सिस्टम, अगर हीट लॉस होती है बाय दी सिस्टम की वजह से देन हम साइन लेते हैं निगेटिव, देन हम साइन लेते हैं निगेटिव। एक मिनट थोड़ा इससे पहले लेते हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट में साइन कन्वेंशन में बहुत ज्यादा महत्व रखती है। हीट अगर लॉस हो जाए, हीट लॉस बाय द सिस्टम, हीट लॉस बाय द सिस्टम, अदर सिस्टम से हीट लॉस हो रही है देन हम साइन कंसीडर करेंगे नेगेटिव, देन हम साइन कंसीडर करेंगे नेगेटिव। वहीं पे जब हमें हीट गेन हो रहा है, हीट गेन ऑन द सिस्टम, हीट गेन ऑन द सिस्टम, हीट गेन ऑन द सिस्टम, जब हमें हीट सिस्टम से मिल रही होगी देन हम यूनिट पॉजिटिव लेंगे। ये IUPAC के द्वारा ये सारे साइन कन्वेंशन कंसीडर किए गए हैं। सबसे बड़ी बात, अदर सिस्टम से हीट लॉस हो रही होगी देन हम साइन लेंगे नेगेटिव, और वहीं पे अगर हीट गेन हो रही होगी, ऑन और बाय पे ज्यादा ध्यान देना, ऑन द सिस्टम तो पॉजिटिव लेना है, बाय द सिस्टम नेगेटिव लेना है, ठीक है। यहाँ पे साइन कन्वेंशन बहुत ज्यादा ध्यान देने रखना है, ठीक है। अगर इस थर्मोडायनेमिक्स की बात कर दी जाए तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर साइन कन्वेंशन आपका सही है देन आपका सवाल सही हो जाएगा, फार्मूले याद रहेंगे। लेकिन वहीं पे अगर आपका साइन कन्वेंशन नहीं सही रह रहा या कहो कि तुम्हें नहीं मालूम रह रहा देन आपका सवाल मोस्टली प्रोबेबिलिटी यही रहता है कि गलत हो जाता है। मोस्टली बच्चों का यही रीजन होता है कि सर मैंने साइन नहीं देखा, ठीक है। अब ये जो बेसिकली हीट जो होता है, हीट जो होता है ये पाथ फंक्शन होता है। पाथ फंक्शन जो होता है ये डिपेंडेंट करता है पाथ पे, और ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर होता है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर होता है, ठीक है। ये बेसिक बातें थी हीट के बारे में। अब हम आते हैं वर्क। वर्क दूसरा फैक्टर होता है। जरा हम हीट के बारे में एक बार सारा चीज बता दिए, आप वर्क के बारे में आते हैं तो हम आते हैं अब वर्क पे। हम आते हैं वर्क पे, ठीक है। थोड़ी बोल्ड क्लियर नहीं है ना, चलो अब हम लोग बात करते हैं वर्क। सर हम वर्क के बारे में बात करते हैं, ठीक है। वर्क के बारे में अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है। वर्क जो होता है बेसिकली ये भी एक पाथ फंक्शन होता है, ठीक है। बेसिकली पाथ फंक्शन होता है, ठीक है। पाथ फंक्शन होने के साथ ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर होता है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर होता है।
स्ट्रेंसिक फैक्टर होने का मतलब ये पाथ फंक्शन होता है और दूसरी चीज ये स्ट्रेंसिक फैक्टर होता है। वर्क तो हम डेल्टा डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं, अब उसके बाद देखो वर्क डेल्टा डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि एक पाथ फंक्शन होता है, जो कि एक एक्सट्रिंसिक फैक्टर होता है, ठीक है, सिंपली बात, ठीक है। अब हम बेसिकली जो वर्क हम पढ़ते आए हुए हैं, वर्क का तुमने फिजिक्स में कौन सा फार्मूला पढ़ा है सर? वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मैं आपकी बात मान लिया। मैं इसी फार्मूले से अब ड्राइव करूंगा जो तुमने पढ़ा है, ठीक है। अब मैं करूंगा क्या, बोथ अप एंड डाउन मतलब अगर बोथ दिया जाए बोथ अपर एंड इनर मतलब न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में मैं एरिया से डिवाइड करूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा। एन डी मतलब समझ रहे हो ना, ये एन क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये सारी चीज बताने पड़ा तो मतलब ही बेचारा मेरा, ठीक है, ये हटा रहे हैं, ये कौन बताता है, ठीक है। हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई ए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई एरिया, एरिया से हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे वर्क इक्वल टू फोर्स, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया इंटू डेल्टा एस इंटू एरिया, ठीक है। अब जरा याद करो वो दिन कि जब तुमने फिजिक्स में इलास्टिसिटी पढ़ा था, तो जरा याद करो वो दिन। फोर्स बाय एरिया तो हम क्या बोल सकते हैं सर? हम बोल सकते हैं प्रेशर बोल सकते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर, और इसे एरिया इंटू लेंथ तो हम क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम आ जाता है ना, तो हमारा वर्क डन होता है P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी, ये होता है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, यही होता है। अब हम लोड में क्या हुआ, ये जरा ध्यान दो, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स यही फार्मूला आता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी की वजह से आईयूपीएससी ने बोला कि ऐसा है, ये नहीं सही है। जब भी हमारे वर्क होता है किसी सिस्टम पे, वर्क सिस्टम पे होगा, देन हमें क्या होगा, हम उसका साइन कंसिडर करेंगे नेगेटिव। तो अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी, मेरे ना फिजिक्स ना ये, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी साइन जो कन्वेंशन करता है अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी, इन्होंने क्या बताया कि वर्क डन जो होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, और डेल्टा वी क्या होता है, इसे हम बोल सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, माइनस पी एक्सटर्नल बी फाइनल माइनस बी इनिशियल होता है, ठीक है। ये हम लोग के केमिस्ट्री के हिसाब से ये फार्मूला होता है। क्योंकि केमिस्ट्री जो होता है स्ट्रिक्टली साइन कन्वेंशन फॉलो करता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आईपीएससी जो होता है ये स्ट्रिक्टली बोलता है भैया एकदम सत्य ही है हमेशा, मतलब एकदम साइन कन्वेंशन का ध्यान दिया जाए, साइन कन्वेंशन का एकदम ध्यान दो इसमें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आईपीएससी बोलता है भैया एकदम साइन कन्वेंशन का ध्यान दो, पूरी तरीके से नहीं सवाल बर्बाद हो जाएगा, इसलिए साइन कन्वेंशन में बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है इसमें, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात कर दी जाए वर्क डन बाय द सिस्टम, हम क्या लेंगे, और वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम जो होता है बेसिकली हम कौन सा साइन लेंगे, और वर्क डन ऑन द सिस्टम हम कौन सा साइन लेंगे, एक बार देख लें। हाँ, वीडियो क्लियर है, ठीक है। अब देखो, नहीं देख लेना पड़ता है भाई, नहीं इशू हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, फिर मेहनत करना पड़े ना, तो वो नहीं सही है, ठीक है। अब देखो, वर्क डन बाय द सिस्टम जो होता है भैया, वो जरा क्या होता है, जरा ये देखो, यहाँ पे जो डेल्टा वी होता है मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, जो डिफरेंस होता है वो बड़ा होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है ना, वो बड़ा होता है, ठीक है, वो बड़ा होता है। इसकी वजह से या इसे हम बोल सकते हो एक्सपेंशन, ठीक है। इसकी वजह से जो होता है वर्क डन जो आता है, वर्क डन माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी,
तो ये पॉजिटिव हो जाता है ओवरऑल, और पी एक्सटर्नल जो ये होता है ये भी पॉजिटिव हो जाता है। उसकी वजह से जो वर्क डन आता है वो नेगेटिव आ जाता है, वर्क डन नेगेटिव होता है। मतलब बाय द सिस्टम में हम कौन सा साइन कंसिडर करेंगे, वो हम कंसिडर करेंगे नेगेटिव। क्वेश्चन में दो चीज दिया रहेगा, दो क्लू रहेगा जो कि आपको पहचानना है। पहला दिया रहेगा एक्सपेंशन, एक्सपेंशन अगर दिया रहेगा देन आपको साइन जो कंसीडर करना है वो आपको कंसीडर करना है नेगेटिव, ठीक है। या तुम्हें दिया रहेगा बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम का मतलब क्या होता है, पी एक्सटर्नल जो कि पॉजिटिव होता है हमेशा, और यहाँ पे बी फाइनल माइनस बी इनिशियल जो कि ग्रेटर देन जीरो, देन ये भी पॉजिटिव आ जाता है, जिसकी वजह से वर्क डन जो होता है वो नेगेटिव। मतलब बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम यहाँ पे नेगेटिव होता है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम ये पॉजिटिव होता है अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, ठीक है। वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम जो होता है ये हमारा होता है, ये जो हमारा होता है पॉजिटिव होता है। इसी तो हम बोल सकते हैं कंप्रेशन, ये एक्सपेंशन होता है तो वो हम बोल सकते हैं कंप्रेशन, ठीक है। यहाँ पे बी फाइनल माइनस बी इनिशियल जो होता है बेसिकली, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल वो कम होता है लेस देन जीरो, देन हमारा जो वर्क डन का फार्मूला होता है यहाँ पे वर्क डन इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ये बेसिकली निगेटिव हो जाता है, और पी एक्सटर्नल जो होता है वो पॉजिटिव होता है। उसकी वजह से जो वर्क डन निकलता है वो पॉजिटिव होता है, और इसकी वजह से कंप्रेशन में हमेशा जो साइन कन्वेंशन होगा वो पॉजिटिव साइन कन्वेंशन होगा। दो क्लू दिया रहेगा क्वेश्चन में, या तो कहीं पे कंप्रेशन लिखा होगा देन आप तो वर्क डन बाय द कंप्रेशन लिखा होगा, वर्क डन में अगर आप तो कंप्रेशन लिखा हो देन आप तो पॉजिटिव लेना है, या ऑन द सिस्टम अदर सिस्टम पे काम किया जा रहा है देन हमें पॉजिटिव कंसीडर करना है। दो क्लू जान लो, या तो एक्सपेंशन हो या तो बाय द सिस्टम, देन आप तो साइन कंसीडर करना नेगेटिव, और इसमें क्या है कंप्रेशन दिया रहे या तो ऑन द सिस्टम देन आप तो साइन कंसीडर करना है पॉजिटिव। सबसे सिंपल वे में वर्क डन ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब वर्क डन का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो होता है एरिया अंडर कर्व। वर्क डन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है एरिया अंडर कर्व। सबसे बड़ी बात मैग्नीट्यूड होता है, वो मैग्नीट्यूड होता है, एरिया अंडर कर्व होता है, ठीक है। यही बेसिकली लोग नहीं जानते, बस यही बोल देते एरिया अंडर कर्व क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वो वर्क का बेसिकली जो होता है ये मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड। अब उसके बाद हम बात कर देते हैं, सब लोग तुरंत बोल देते हैं साहब ये तुरंत बोल देते हैं तुरंत कि सर ऐसा है माइनस पी एक्सटर्नल हो जाए और यहाँ पे मान लो वी हो जाए, वॉल्यूम दे दिया जाए ना, तुरंत अगर तुम ये एक गोला लगा दो तो तुरंत बोल देते हैं साहब जीरो होता है। भाई कहाँ से जीरो हो जाए, कहाँ जीरो हो जाए, तुम तुरंत मार दो जीरो, नहीं जीरो नहीं होता। अगर इसकी वैल्यू दे दिया जाए, यहाँ पे दे दिया जाए, यहाँ पे दे दिया वी टू वी नॉट, सॉरी यहाँ पे अगर वैल्यू दे दिया जाए वी नॉट, और यहाँ पे वैल्यू दे दिया जाए टू वी नॉट, और यहाँ पे दे दिया जाए पी नॉट, और यहाँ पे दे दिया जाए टू पी नॉट। भाई ये मैं स्टार्टिंग में बोला हूं ये पाथ फंक्शन है, पाथ फंक्शन मतलब पूरे पे डिपेंड रहेगा, तो यहाँ पे पूरे पे डिपेंड करने का मतलब जीरो आना ही नहीं चाहिए, जीरो तो एकदम गलत है। ये क्या हो जाए, इसका क्या हो जाए, यहाँ पे टू बी नॉट माइनस वी नॉट हो जाएगा, और वर्क डन कैसे निकालोगे, वर्क डन माइनस पी एक्सटर्नल मतलब पी नॉट, और टू पी नॉट माइनस पी नॉट मतलब ये पी नॉट आ जाएगा, और यहाँ पे टू बी नॉट माइनस वी नॉट आ जाएगा। मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ये पाथ फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन में कभी भी जीरो नहीं होता है हमारा वर्क डन, ठीक है सर, ठीक है। तो ये वर्क डन की बातें हमने पूरी बात बता दी। लास्ट में मैं पीवाईक्यू पूरा बढ़िया से करवाऊंगा, अभी मेन कॉन्सेप्ट आप समझते जाओ, ज्यादा बड़ा चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीजें नहीं है, सारी चीजें मैं करवा दूंगा, हर एक चीज, बस ये थोड़ी आराम से थोड़ी यह चीजें मेंटेन करना है, ठीक है आप लोग, तो ठीक है सर, ठीक है भाई, ठीक है। हाँ इसे हम पीवी एरिया अंडर पीवी कर्व भी बोलते हैं, एरिया अंडर पीवी कर्व, ठीक है, पीवी कर्व,
एरिया अंडर पी मीटर, ये ज़्यादा सही होगा ना। ठीक है। हाँ अब हाँ एक चीज़ और बताना था, अदर वर्क डन, अदर वर्क डन सुनना, अच्छी बात सुनना, अगर वर्क डन वैक्यूम में पूछ लिया जाए, वैक्यूम या तुम बोलो फ्री एक्सपेंशन में, फ्री एक्सपेंशन में अगर यहाँ पे वर्क डन पूछ लिया जाए, देन आपका वर्क डन जो होता है वो जीरो होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम में कोई प्रेशर होता नहीं, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है वो जीरो होता है, और हमने क्या पढ़ा है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, और यहाँ पे पी एक्सटर्नल जब जीरो हो जाएगा तो देन आपका वर्क डन जो होता है वो जीरो हो जाता है। और वैसे भी वॉल्यूम भी कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम जीरो हो गया, अगर वॉल्यूम जीरो कर दो तो भी हमारा वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो मतलब अगर कहीं भी फ्री एक्सपेंशन या वैक्यूम दिया रहे, अगर क्वेश्चन में आपको वैक्यूम या फ्री एक्सपेंशन दिया रहे, देन आपको पहले देखना है फ्री एक्सपेंशन वैक्यूम, और दूसरा चीज देखना है क्या पूछ रहा है, वर्क डन पूछ रहा है, देन आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है। अब एक बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, वो सुनो, अगर वर्क डन पाथ साइक्लिक प्रोसेस में, अगर कोई भी साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है, जैसे कि ये से साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन अगर पाथ फंक्शन हुआ, पाथ फंक्शन हुआ, देन आपका, देन वो जीरो के बराबर नहीं होता है। लेकिन अगर वहीं पे वर्क डन स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन मतलब इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता हो, देन आपका वर्क डन जीरो आएगा, जीरो आएगा, जीरो आएगा। लेकिन कहाँ पे, जहाँ पे स्टेट फंक्शन वर्क डन को माना गया हो, स्टेट फंक्शन माना गया हो वर्क डन को, अगर वर्क डन स्टेट फंक्शन मान लिया जाएगा, देन आपका जो आंसर आएगा वो जीरो आएगा, वो सही है। लेकिन अगर पाथ फंक्शन की बात कर दी जाए साइक्लिक केस में, देन आपका नहीं जीरो होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है। तो ये बेसिकली छोटी छोटी सी बातें आपको वर्क डन के बारे में मैं बता दिया हूँ। ठीक है। अब इसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं लॉज पे। अब लॉज कितने होते हैं स्टार्टिंग में, आप एक बार नोट कर लेना आप। अब हम उसके बाद हम आते हैं लॉज पे। अब इसी तो ये दो फैक्टर मैंने पढ़ा आज, हीट और वर्क ना। अब उसके बाद लॉज आते हैं, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में 4 लॉज आते हैं। एक पहले आता है जीरोथ लॉ। ठीक है, जीरोथ लॉ ये ज्यादा कुछ नहीं बोलता है, ये शांति मारे बैठे रहता है। फर्स्ट लॉ, ये जो लॉ है सबको हैरान कर देता है अरे तुम लोग के लिए यही ज्यादा प्रॉब्लम है। सेकंड लॉ होता है और थर्ड लॉ होता है। ठीक है, थर्ड लॉ होता है। बेसिकली जो जीरोथ लॉ होता है वो बेस्ड ऑन किस पे बेसिस होता है, ये बेस्ड ऑन थर्मल इक्विलिब्रियम, ये बेस्ड होता है किस पे, बेस्ड ऑन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम पे ये बेस्ड होता है। ई क्यू भी मतलब इक्विलिब्रियम होता है यहाँ पे। ठीक है। और फर्स्ट लॉ होता है ये बेस्ड होता है किस पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, ये होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ठीक है। और ये दोनों होते हैं, ये दोनों होते हैं, ये स्पॉन्टेनिटी पे बेसिस होते हैं। ठीक है। ठीक है। तो जीरोथ लॉ जो होता है वो थर्मल इक्विलिब्रियम पे बेसिस होता है, और फर्स्ट लॉ जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है, और सेकंड और थर्ड लॉ की बात कर दी जाए तो ये स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताता है। ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं, अब उसके बाद हम आते हैं जब जीरोथ लॉ, ये क्या बेसिकली बताता है, जीरोथ लॉ यही बताता है, ज्यादा कुछ भी इसमें नहीं बताता। बोलता है कभी भी दो बॉडी, कभी भी दो बॉडीज तो आपस में ऐड कर दिया जाए तो जो टेम्परेचर होता है वो तीनों के बराबर आ जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब अगर मान लो कोई भी ये दो बॉडीज है ना, दो बॉडीज हैं सेपरेटली ए और बी, तो यहाँ पे जो सी है, सी जो आता है वो बताता है ए सी के बराबर है और बी सी के बराबर है, देन हमारा क्या हो जाएगा, ए बी के बराबर होगा। मतलब ये बोलता है ये दोनों, चाहे ये दोनों, चाहे ये दोनों आपस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहते हैं। मतलब जब कभी भी टू डिफरेंट बॉडी टू इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट मतलब पास में ले आओ या टू डेजर्ट करो, देन तीसरे की अपने आप जो तीसरे की जो बॉडी का
बॉडी हो जा वो इक्वल हो जाएंगे ए और बी के बराबर। ठीक है, मैं बोल क्या रहा हूं भैया, अगर कोई भी टू डिफरेंट बॉडी तो सेपरेट ना करो, मतलब पास में ले आओ, पास में ले आओ, तब तीसरी बॉडी का जो भी हो टेम्परेचर हो आपस में मेंटेन हो जाएगा। लेकिन ये फॉलो नहीं हुआ, ये सही नहीं है। ठीक है, ये फॉलो नहीं हुआ था। ठीक है, जीरो लॉ क्या बोलता है, टू डिफरेंट टेम्परेचर ऑफ थर्मल कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, देन ये क्या हो रहा है। अब थोड़ी इंग्लिश में लिख देते हैं भैया, इंग्लिश में क्या, बच्चों को इंग्लिश चाहिए भाई, वो भी लिख देते हैं, क्या ही करने का। टू डिफरेंट टेम्परेचर, अदर टू डिफरेंट टेम्परेचर, अदर दो अलग अलग टेम्परेचर बॉडी, डिफरेंट टेम्परेचर बॉडी। भैया हम सिंपल भाषा में लिखते हैं भाई, वही बताऊंगा। टेम्परेचर है भाई, टेम्परेचर, टू डिफरेंट टेम्परेचर बॉडी टू या तो हो टू कॉन्टैक्ट, ये बोलना सही होगा, टू कॉन्टैक्ट दियर बॉडीज, देन आल्सो अदर बॉडी विल रिमेन सेम, तीसरी बॉडी भी सेम हो जाएंगी। अब टेम्परेचर की बात करो, दो अलग अलग बॉडी का टेम्परेचर जब आपस में ले आओगे तो तीसरे बॉडी की टेम्परेचर सेम हो जाएगा। यही बोलता है जीरो लॉ। यही सिंपल और स्पष्ट भाषा में बोल दे रहा हूं, दो अलग अलग बॉडी के टेम्परेचर आपस में कांटेक्ट में ले आओगे, देन तीसरी बॉडी जो भी हो जा वो भी सेम हो जाएगा। सीधी सी बात, सिंपल सी बात, सीधा फंडा। अगर मान लो यहाँ पे कोई भी ए और बी दो बॉडी है, यहाँ पे जब हम तीसरे को ले आएंगे तो वो ए और सी के बराबर हो जा, बी और सी के बराबर हो जा, देन आपका ए और बी दोनों आपस में बराबर होंगे। सीधी बात, ए और सी के बराबर हो जा और बी और सी के बराबर हो जा, देन सीधी सी बात ए और बी आपस में बराबर होंगे। यही सीधे जीरोथ लॉ बोलता है। अब जीरोथ लॉ में कौन होता है, ये जीरोथ लॉ होता है बेसिकली, ये बेस्ड ऑन होता है, ये किस पे बेस्ड होता है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया था लेकिन एक बार दोबारा लिख दे रहा हूँ, बेस्ड ऑन थर्मल इक्विलिब्रियम। ये थर्मल इक्विलिब्रियम पे बेस्ड होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे बेस्ड होता है। अब जरा देखना, इसमें तीन चीजों की बातें चलती हैं। पहले आता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, जीरोथ लॉ है वो तीन चीजों के बारे में बताता है। एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जो कि यहाँ पे क्या होता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा आता है केमिकल इक्विलिब्रियम, और तीसरा आता है भैया देखो, एक हमारा आता है मैकेनिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम, तीसरा आता है थर्मल इक्विलिब्रियम। ये तीन इक्विलिब्रियम आते हैं। कौन कौन से भैया, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। हम लोग तो जो बातें करनी है सारे थर्मल पे करनी है। केमिकल इक्विलिब्रियम अपना अलग चैप्टर है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी या फिजिबिलिटी जीरो होती है वो से हम बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन आपस में इक्विलिब्रियम में आ जाए, देन हम बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। सॉरी, यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, जब हमारा फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन आपस में इक्विलिब्रियम में आ जाता है देन हम इसे केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और वहीं पे जब हमारा थर्मल मतलब टेम्परेचर, मतलब यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टी फाइनल इक्वल टू टी इनिशियल, जब फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर जब इक्विलिब्रियम में आ जाए देन हम थर्मल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जहाँ पे मैकेनिक की बात है वहाँ पे ये अपने काम का नहीं है, सीधी बात ये अपने काम का नहीं है। ये यहाँ पे बस इतना जानो, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी जीरो होती है। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम एक अपना चैप्टर है, थर्मल इक्विलिब्रियम इसी में बहुत सारी बातें हम करेंगे। ठीक है, अब इसे डिफाइन करने के लिए आगे आते हैं इंटरनल एनर्जी। अब वो कैसे डिफाइन करते हैं जरा वो देखो। इंटरनल एनर्जी, अब इंटरनल एनर्जी स्टार्ट होता है तो भैया स्पीड में मतलब रहो, क्योंकि ये चैप्टर जिस तरह आगे बढ़ता जाएगा उस तरह परेशानी देगा।
इंटरनल एनर्जी, इसे हम किस तरह डिफाइन करते हैं, डेल्टा यू से या डेल्टा ई से। ठीक है, ठीक है। ये बोलता है सम ऑफ ऑल दी एनर्जी, सम ऑफ ऑल टाइप जितनी सारी भी एनर्जी होती सब तो जोड़ दो, सारे इंटरनल एनर्जी हैं जितने तुम्हारे रोटेशनल, ट्रांजिशनल, पोटेंशियल, काइनेटिक, जितने भी मैकेनिकल, जितनी भी एनर्जी हैं, ऑल दी टाइप ऑफ एनर्जी, ऑल दी टाइप ऑफ एनर्जी, जितने भी आपको एनर्जी तुम्हारे मन में आ रहा हो, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ट्रांजिशनल, रोलिंग, सारी एनर्जी तुम ऐड कर लो, वो सारे एनर्जी तो ऐड कर दो से, तो वो सारे एनर्जी जो भी होंगे सारे इंटरनल एनर्जी होंगे, सम ऑफ ऑल टाइप। तुम्हारे मन में क्या आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, जितने भी तुम्हारे डैश जितने भी आते हो सारे एनर्जी तो ऐड कर दो, वो सारे इंटरनल एनर्जी ही बेसिकली डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात होती है, ये तो बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो होता है डेल्टा यू इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होता है, इसमें ये तो नहीं जानता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये जनरल सी स्टेटमेंट है। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद जब यही इंटरनल एनर्जी तो डिफाइन करना हुआ, तो इसमें दो लोड मदद करेंगे। अब ये इंटरनल एनर्जी तो किस तरह डिफाइन कर सकते हो, डिफाइन करने के लिए दो लोड की जरूरत पड़ती है। पहला होता है अदर इंटरनल एनर्जी, जो इंटरनल एनर्जी होता है। अब इन्हें डिफाइन करने के लिए दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। पहला होता है हीट, दूसरा होता है वर्क। इसे अभी छोड़ो, अभी इसे छोड़ो, ये बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे पहले ये समझ जाए ना भैया, ये सारी चीज भैया पहले इतना समझ लो, फिर बता रहा हूँ। सुनो, ये बेसिकली स्टेट फंक्शन होता है, ये होता है स्टेट फंक्शन। ठीक है, स्टेट फंक्शन का मतलब ये इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेगा, जो कि तुम्हें दिख रहा है स्टेट फंक्शन। और साइक्लिक केस में बात कर दी जाए, साइक्लिक केस में जब इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेगा, तो साइक्लिक केस में डेल्टा यू जीरो हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ये एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, ये एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है ना। ठीक है, अब एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी भाई साहब होता है, ये स्टेट फंक्शन होता है, साइक्लिक में डेल्टा यू जीरो होता है ना। ठीक है, अब बात कर दी जाए आइडियल गैस से, आइडियल गैस की बात कर दी जाए, देन आपको ये मालूम होना चाहिए, या मालूम नहीं होगा तो ये बात जान जाओ कि आइडियल गैस के केस में, मतलब रुक जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पूरे अभी ये थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, जो पॉइंट अभी लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पे अगर आइडियल गैस की बात कर दी जाए, तो आइडियल गैस की बात कर दी जाए, आइडियल गैस की बात कर दी जाए, तो इंटरनल एनर्जी या डेल्टा यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं डेल्टा टी से। डेल्टा टी मतलब इंटरनल एनर्जी जो होता है डेल्टा टी से डिपेंडेंट करते हैं। वहीं रियल गैस की बात कर दी जाए, रियल गैस की बात कर दी जाए, तो वहाँ पे जो होता है डेल्टा यू जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी और डेल्टा वी मतलब वॉल्यूम होता है, और यहाँ पे डेल्टा यू है, वी मत समझ लेना, डेल्टा यू है, ये इंटरनल एनर्जी है, और यहाँ पे वॉल्यूम है। तो भैया रियल गैस के केस में डेल्टा टी पे भी डिपेंड करता है, और डेल्टा वी पे डिपेंड करता है। ये इंपॉर्टेंट रखना, ये इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट अपने माइंड में एकदम बसा लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपका हेल्प करेगा। ये तो चलो ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अभी बहुत सारी प्रोसेस में बात होगी, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी तो मैथमेटिकल में रिप्रेजेंट करने के लिए अगर बात कर दी जाए, मैथमेटिकल की ज़रूरत के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, मतलब इंटरनल एनर्जी तो डिफाइन करने के लिए हमें दो चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ी। ठीक है, हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, एक हुई वर्क और एनर्जी, वर्क और दूसरा हीट। अब हमें इंटरनल एनर्जी तो डिफाइन करने के लिए दो चीज़ों की जरूरत पड़ी, एक वर्क हो गया, एक हीट हो गया। अब यही दोनों मिलके अब हमारा इंटरनल एनर्जी डिफाइन करेंगे। ठीक है, डिफाइन करने के लिए हमें वर्क की जरूरत पड़ी और हीट, और इसका मैथमेटिकल फार्मूला जो हुआ, मतलब इंटरनल एनर्जी के मैथमेटिकल फार्मूला जो हुआ, वो मुझे मिला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से।
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें मिला इसका आंसर, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें इसका इंटरनल एनर्जी का मैथमेटिकल फार्मूला मिला। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है ये बेसिकली डिपेंडेंट होता है किस पे, ये हमारा डिपेंडेंट होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंडेंट होता है, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। और ये थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। और ये भी फेल हो जाता है लास्ट में, ये भी फेल हो जाता है। इट ट्रांसमिट, सॉरी क्या लिखा हूं मैं, इट ट्रांसमिट वन फॉर्म टू अनदर, वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम ले जाया सकते हैं। लेकिन ये भी गलत है, अरे यार अगर ऐसा होता तो अगर मान लो जो ओवर ब्रिज है उस पर तुम गाड़ी चढ़ाओ, फिर या मान लो तुम्हारे पास जितनी भी तुमने पेट्रोल भराया है, मान लो ब्रिज क्रॉस करो, जितना पेट्रोल यूज हुआ है वो सारे एनर्जी लौट के वापस आ जाए पेट्रोल, ऐसा होता तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल चीजें नहीं है। अरे यार तुमने मान लो 5 लीटर पेट्रोल भराया, अब इसे तुमने दौड़ाया, एनर्जी तो जो लॉस हुई, एनर्जी लॉस हुई फिर से वापस आ जाएगी, ये यही कह रहा है एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, ना तुम बना सकते हो, जितनी एनर्जी लॉस हुई है वो एनर्जी दोबारा मिल जाएगी। और जितने भी गाड़ी में लगे हैं, गाड़ी में पेट्रोल जो लगता है, मान लो तुम 250 किलोमीटर चलाओ और 250 किलोमीटर चलाने में जो एनर्जी लॉस हुई है वो लौट के वक्त एनर्जी रिजेन हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है, लॉस लॉस हो जाता है, तो ये भी फेल हो जाते हैं। अब इतना मैथमेटिकल इंटरनल एनर्जी का मैथमेटिकल फार्मूला जो बन के आता है वो बन के आता है डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डेल्टा क्यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। यहाँ पे क्यू हीट होता है, डब्ल्यू क्या होता है, वर्क होता है। सबसे बड़ी बात होती है यहाँ पे, तुम ध्यान देना, ठीक है। अब बात कर दी जाए डेल्टा यू इक्वल टू जो होता है यहाँ पे क्यू, और वर्क डन तो हम क्या ले सकते हैं, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, मतलब यहाँ पे डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये इंटरनल एनर्जी का फार्मूला हो जाए डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और वहीं पे जब हम वर्क डन तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम रख देंगे तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है सर, पी डेल्टा भी हो गया, ठीक है। तो भैया आज हम लोग इंटरनल एनर्जी तक ही सीमित रख पाएंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद अब स्टार्ट हो रहा सारे प्रोसेस, लेकिन इतना जरूर याद रखना, यहाँ तक अपना तैयार रखना, ठीक है। अब इसके बाद हम प्रोसेस में आ जाएंगे और काफ़ी अच्छे से ये चैप्टर तैयार करेंगे। तो भैया पढ़ते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करो, लास्ट में हम PYQ करवाएंगे, सब जितने भी PYQ है सारे करवाएंगे, टेंशन ना लेना, और बिंदास रिवाइज करना, जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी बार तुम्हारा ये थर्मोडायनेमिक्स तैयार हो जाएगा। कोई हार्ड नहीं होता, कोई सॉफ्ट नहीं होता, बस ये है मेंटेन रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी जो होता है, कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, ठीक है। तो भैया हंसते रहो, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।